इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। एलजेपी-आर 29 सीटें दी गई हैं। आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। संगठित और समर्पित एनडीए कहा जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने ये कहा जा रहा है कि आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। जो किस प्रकार से होगा, सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। हम आपको बता रहे हैं, हमको जहां 6 सीटें दी गई हैं, बीजेपी 101 सीट, जेडीयू को भी 101 सीट मिली है। इसके अलावा एलजेपी-आर 29 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान हालांकि बीच में कई बार उन्होंने अधिक सीटों की मांग भी की थी और उन्हें मनाने के लिए कई नेताओं का दौरा उनके घर पर भी हुआ, लेकिन 29 सीटों पर उसके बाद अब ये सहमति बन गई है। आरएलएम को 6 सीटें और हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। तो एनडीए में सीट शेयरिंग की ये घोषणा हो गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और दिल्ली में भी मंथन हुआ है, जिसके बाद ये घोषणा की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार एनडीए में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर ये कहा जा रहा था कि सहमति नहीं बन पा रही है। कभी जीतन राम मांझी के नाराज होने की खबरें आ रही थी, कभी चिराग पासवान को लेकर ऐसी बातें आ रही थी कि उनके मन में कुछ और चल रहा है, वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जो ये तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो धर्मेंद्र प्रधान ने ये पोस्ट किया है, वो बता रहे हैं कि बीजेपी को 101 सीटें दी जाएंगी, जेडीयू को 101, यानी दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। एलजेपी-आर को 29 सीटें दी गई हैं। आरएलएम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है और हम पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। तो बीजेपी हेडक्वार्टर पर दिल्ली में इस वक्त हमारे सहयोगी कमलेश मौजूद हैं। कमलेश, खूब माथापच्ची हुई, बातचीत का लंबा दौर भी चला, लेकिन आखिरकार अब ये एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, घोषणा कर दी गई है। देखिए, 5:30 बजे विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान दोनों बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने कही थी कि सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड पे इस पर मुहर लगानी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के बीजेपी दफ्तर पहुंचते ही या पहुंचने से ठीक पहले विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की ओर से एक्स पर ट्वीट होता है, एक्स पर पोस्ट किया जाता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया गया। यानी सभी पार्टियों जो 4 पार्टियां हैं उनके बीच सीट शेयरिंग है वो मुकम्मल हो चुका है। और जो डिक्लेरेशन है उसके मुताबिक 101 सीट पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी, यानी दोनों बराबर की सीटों पर लड़ेगी। बाकी सीटों पर 29 पर लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी और 6 पर हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी और इसके अलावा 6 पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लड़ेगी। तो ये सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट है, इसको अनाउंस कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि एनडीए में सुखद पटाक्षेप हो गया है, सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट बिल्कुल हो गया। और आज जिस तरह से सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी के नेता मिलते रहे, देर शाम में देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ खुद विनोद तावड़े पहुंचे थे। उन्होंने इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को दी है। सुबह जो है उपेंद्र कुशवाहा के एक और घटक दल के नेता जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया। जीतन राम मांझी के जो बड़े बेटे हैं संतोष मांझी जो बिहार में मंत्री भी हैं और हम के यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी जानकारी दे दी गई। तो पूरा विधिवत जानकारी देने के बाद इस बात का अनाउंसमेंट किया गया और सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। और कल ही कहा गया था कि आज देर शाम तक सीट शेयरिंग जो है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा और उसी के मुताबिक आज शाम होते होते यानी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड या केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया गया। यानी सीट शेयरिंग एनडीए घटक दलों में कर दिया गया और विधिवत कर दी गई है। अब देखना होगा कि लोजपा की ओर से, हम पार्टी की ओर से और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से क्या जवाब आता है इस एक्स पर पोस्ट करने के बाद। मुझे लगता है कुछ ही देर में इन नेताओं के भी एक्स पर ट्वीट आ जाएंगे, आज इस तरह से संकेत मिल रहे हैं। जी
बिल्कुल कमलेश, काफी चैलेंजिंग रहा ये, क्योंकि पहले चिराग पासवान रूठ गए थे, उसके बाद उन्हें मनाया गया तो जीतन राम मांझी रूठ गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, इसीलिए इतना लंबा वक्त लगा। देखिए, मान मनोबल का काम पिछले 4-5 दिनों से लगातार चलता आ रहा था। आपने देखा कि कई दौर की बैठकें पटना में हुई। जीतन राम मांझी से बीजेपी के नेता पटना में मिले, उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई, चिराग पासवान से लगातार बातचीत हो रही थी। कई दौर की बात चिराग पासवान के घर पे हुई। नित्यानंद राय चिराग पासवान से लगातार बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि नित्यानंद राय चिराग पासवान की जो माता जी है उनको भी उस बातचीत में के सेंट्रल स्टेज में लाया उनको। उसके बाद ये सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट हुआ, और जो लगातार चिराग पासवान की ओर से 40 सीटों की डिमांड की जा रही थी। बाद में ये खबर आई कि वो 30 सीटों पर डिमांड आ गई थी, लेकिन 29 सीटों पर अब लोजपा को बना लिया गया है। 29 सीट कौन कौन सी होगी, इस बात का अनाउंसमेंट भी 1-2 दिन में कर दिया जाएगा, जो कि अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अब बीजेपी उन सीटों का पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी जहां बीजेपी के कैंडिडेट को लड़ना है, और उन सीटों को छोड़ देगी जहां एलाइज के उम्मीदवारों को लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि वो नाम कौन कौन हो सकता है कि नाम सीट शेयरिंग के बाद जो विधानसभा सीटों को अदला बदली का काम है वो भी खत्म हो जाए कुछ ही कल तक। ऐसी स्थिति में अब ये साफ हो गया है कि जो बीजेपी अपने 101 उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन करेगी और उसको कल सुबह तक डिक्लेयर करने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है, जो बड़ा टेंशन एनडीए में था सीट शेयरिंग को लेकर के, वो खत्म हो गया हो। कभी एक कमलेश, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान को 20 से 22 सीटें देने की शुरुआत में बात की जा रही थी। उन्होंने जब प्रेशर बनाने की कोशिश की तो यहाँ 29 सीटें उन्हें इस फॉर्मूले में मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो ये बंटवारा तय हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी कुछ देर पहले तक भी ये कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं और पटना के लिए वो निकल गए हैं दिल्ली से। उनके बेटे को मनाने की कोशिश की जा रही थी। 6 सीटों पर कैसे राजी हो गए? देखिए, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को शुरुआत से 6 सीट ही कहा गई, तो उनके साथ 6 सीट के एक एमएलसी का पद भी उनको ऑफर किया गया है, इसी जानकारी है। लेकिन देखिए, अगर आप अपने वोट शेयर को देखा होगा तो चिराग पासवान एक बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक हैं। लगभग 6% के आसपास वोट बैंक उनके पास है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरा मांझी लगभग 2.5% वोट के मालिक हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो लवकुश समीकरण में 3 बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी को भी नेता कहा जा सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा भी। लिहाजा पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपनी लोकसभा की सीट हार गए थे, और यहाँ तक कि वो 3रे नंबर पर रहे थे। इसलिए जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं करा पाया। उनकी वजह से जो वहां जो लफड़ा हुआ या कैसे जो विवाद हुआ था काराकाट सीट पर, उसके कारण से कई एडजॉइनिंग सीट जो है वो बीजेपी और जेडीयू हार गई थी, तो वो भी इम्पैक्ट था। तो इसकी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा बार्गेनिंग करने की स्थिति में बिल्कुल कमलेश, ठीक है, आपने स्ट्राइक रेट के मुताबिक जो सीटें यहाँ पर दी गई हैं। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित बोलिए। वंदना, ये पहली बार है कि नीतीश कुमार का इतना बड़ा कद होते हुए भी 20 साल से बीजेपी और जेडीयू बिहार में सरकार में रही, लेकिन पहली बार बराबरी का सीट। हमेशा से नीतीश कुमार एक सीट ज़्यादा रखते थे, और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि 102 सीटें जेडीयू के खाते में जाएंगी और 101 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बराबरी, सीधे बराबरी का यहाँ पर रखा गया है बीजेपी और जेडीयू का। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा जो 6 सीट मांग रहे थे उनको मिला, और सबसे चौंकाने वाला तो चिराग पासवान के साथ है। देखिए, मांझी अभी पहुंचने वाले हैं पटना एयरपोर्ट, और जो जानकारी मिलेगी किस तरीके से संतुष्ट है कि नहीं। लेकिन चिराग पासवान को हम लोग पहले भी कह रहे थे कि 28 से 30 सीटें, 28 से कम में वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन 28-29 सीटें मिल जाना अपने आप में बड़ी चीज़ है। वंदना, बिल्कुल, जीतन राम मांझी को लेकर ही मेरा सवाल मैंने कमलेश से भी किया था। अमित, ये बताएं कि क्या वो संतुष्ट हैं इससे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि सब लोग की सहमति से ये फैसला हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर भी खबरें आ रही हैं। पहुंचे जी, जीतन राम मांझी अभी पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। वंदना, अभी वो बाहर निकल रहे हैं, मीडिया से बात करेंगे तब ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से, क्या वो संतुष्ट है कि नहीं। अभी वो दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, वहाँ सदन मौजूद है, और पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ बोलते हैं ये जानकारी तुरंत मिलेगी। लेकिन मांझी 15 सीटों की 15 ग्राम की बात कर रहे थे, और यहाँ
बात फिर 8 पे आई थी, अब 6 पे हो गई। एक एमएलसी की सीट के बारे में कहा गया था, तो 6 सीटें मिली है। मांझी कितना खुश होंगे, हालांकि उनका ट्वीट आया था कुछ समय पहले कि वो चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इसके लिए वो साथ खड़े रहेंगे। तो जीतन राम मांझी अपने हिसाब से अब क्या कुछ बयान देते हैं, क्योंकि ट्वीट अलग होता है, बयान कुछ उनका अलग होता है। अब जब बिल्कुल अमित, जो भी बातें उनकी ओर से कही जाती हैं, ऐसा लगता है कि दिल पर पत्थर रखकर कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 20 विधायकों की मांग जनता से कर दी थी और 20 सीटें कहीं ना कहीं वो मांग रहे थे। फिर 15 ग्राम की बात हुई और उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब एनडीए के साथ वो चलेंगे चाहे जितनी भी सीटें मिले। लेकिन चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से मान मनोबल चल रहा था, जीतन राम मांझी के लिए भी मुझे लगता है कि वैसा ही दौर चला है। अमित, अभी ये कहा जा रहा है कि संतोष से भी बातचीत हो रही है, यानी संतोष मांझी से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पटना चले आए हैं यहाँ पर जीतन राम मांझी। देखिए, अब जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से मान मनोबल चलता रहेगा, लेकिन अब तो पहले विनोद तावड़े ने, महासचिव ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है, और सम्राट चौधरी अगले कुछ मिनटों बाद सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दे दी है किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ। और आप समझिए कि किस तरीके से जीतन राम मांझी भले नाराज हो जाए, लेकिन चिराग पासवान ने जो एक प्रेशर बनाया उसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 29 सीटें अगर चिराग पासवान को मिली है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत कह सकते हैं चिराग पासवान की। और हमने पहले भी कहा था, अगर चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, अगर वो हनुमान बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, तो इसका सीधा साइड इफेक्ट जीतन राम मांझी पे होगा। यानी जीतन राम मांझी इस बात को लेकर कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि एक तरफ चिराग पासवान को आप 29 सीटें दें और हमें आप 6 सीटें आप देकर आप संतोष करने पे कहें। तो जीतन राम मांझी का बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, बाहर निकलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन काफी महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाने का जो है उसका एक तरीके से रिवार्ड उनको जरूर मिल गया। जो चाहते थे कि वो 30 सीटों के आसपास, पहले तो 40 सीटों की मांग थी, लेकिन बाद में 28 से 30 सीटों पर आके बात बनने लगी थी। तो कहीं ना कहीं 29 सीटें मिलकर चिराग पासवान का कद जो है वंदना वो ऊपर दिखता हुआ पड़ रहा है। क्योंकि बिल्कुल अमित, हम बैठक के दौरान की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मंथन हुआ है और उसके बाद इन सीटों पर सहमति बन पाई है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है अमित, फिर से वही सवाल कि संतोष मांझी को मनाने के लिए कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम गए हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? और देखिए, बातचीत चल रही है। चूंकि देखिए, जो संतोष सुमन मंत्री है बिहार सरकार में, तो उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन जीतन राम मांझी, अंतिम फैसला जीतन राम मांझी को लेना है। जब वो आके यहाँ बैठते हैं, आके पटना में आते हैं, तो संतोष सुमन से क्या कुछ बात होती है। लेकिन नाराजगी तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने भी पहले कहा कि जब जीतन राम मांझी को, अगर चिराग पासवान को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और जीतन राम मांझी को कम सीटें मिलेंगी तो नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन वो जिस तरीके से कास्ट का रेशियो है बिहार में, जिस तरीके से चुनाव में पासवान वोट का दबदबा रहता है, उस हिसाब से चिराग पासवान को तवज्जो मिला है। ये बात सभी जानते हैं कि 5 से 6% वोट जो है वो चिराग पासवान को, पासवान का वोट मिलता है। तो जाहिर है कि बड़ी पार्टी के तौर पर और बड़ा वोट बैंक है, तो चिराग पासवान को आप दरकिनार नहीं कर सकते थे। अभी आप देखिए महागठबंधन में किस तरह के हालात है। मुकेश सहनी अभी दिल्ली रवाना हुए हैं, जाते के पहले उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो महागठबंधन में जो हालत है वहां से बाहर निकालने के लिए एनडीए को अब जब सीट बंटवारा हो चुका है, तो भले मान मनोबल हो, नाराजगी हो, अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पे तय हो चुका है कि जीतन राम मांझी को अब 6 सीटें, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें, 29 सीटें चिराग पासवान को, और बराबरी का, यानी अब देखिए पहली बार देखिए नीतीश कुमार की जो छवि रही है बिहार में, भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पर आई है, वहाँ पे साफ तौर पे लगता है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है, बराबरी पर बंटवारा हुआ है। ये 2000 हम लोगों ने 20 में भी देखा, उससे पहले भी देखा कि नीतीश कुमार हमेशा से फ्रंट फुट पे रहते थे, उसके बाद ही उनकी बैसाखी पर बीजेपी रहती थी। लेकिन 2025 का देखिए किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू बराबरी पर है। तो जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, वहाँ बीजेपी दिखाई दे रही है काफ़ी मजबूत। फिर चिराग पासवान को आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है उसको देखते हुए सीटों का बंटवारा किया गया है।
बिल्कुल कमलेश, क्योंकि शुरुआत में ये भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बनते बनते जो बात बनी वो 29 तक आ गई है। किस तरीके से देखा जाए उनकी स्ट्रेटजी को, और सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही होगी चिराग पासवान को ये सहमति बना पाने में? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले आता हूं कि वो चिराग पासवान से जो बातचीत बीजेपी नेताओं की शुरू हुई, चिराग पासवान ने शुरुआत किसी बात से की थी कि अगर उनके पास 5 लोकसभा सीट है तो 8 पंचे 40 यानी 40 विधानसभा उनको सीटें चाहिए, क्योंकि इसी हिसाब से जेडीयू को भी सीटें मिल रही थी और उसी हिसाब से बीजेपी को भी जेडीयू को भी सीटें मिल रही, क्योंकि जेडीयू के पास पिछले 2020 के विधानसभा में 43 सीटें 43 सीटें थी। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं थे, 40 से वो 30 तक आने को तैयार, लेकिन बीजेपी ने उनको 29 पे मनाया। ये 29 मनाने के पीछे नित्यानंद राय की बड़ी भूमिका, क्योंकि नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वहीं से आते हैं, हाजीपुर से आते हैं, जहां से चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान लगातार 5 बार सांसद रहे। तो ये दोनों परिवारों का व्यक्तिगत संबंध है, दोनों का रिलेशन भी बहुत कॉर्डियल है, जाकि दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ऐसी स्थिति में और दोनों का लोकसभा क्षेत्र पास ही है, तो दोनों के बीच एक कॉर्डियल संबंध है, इसलिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे किया। नित्यानंद राय लगातार चिराग पासवान से मिलते रहे, 4 दौर की बातचीत हुई, जो हमने कैमरे पे देखा, जो ऑन रिकॉर्ड है। 4 दौर की बातचीत नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से की, चिराग पासवान को माताजी को समझाया, उसके बाद ये डील संभव है कि 29 सीटों पर डील संभव हुआ। जैसा मैंने आपको कहा कि चिराग पासवान में बीजेपी ने पोटेंशियल देखा, और पोटेंशियल इसलिए भी देखा है कि इंडिपेंडेंट लड़ते हुए 2020 के चुनाव में चिराग पासवान 9 सीटों पर उनकी पार्टी सेकंड रही, यानी 9 सीटों पर उनकी पार्टी सेकंड रनर अप थी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पास अपना वोट बैंक है। जैसा मैंने आप कहा कि 5.5 से 6% वोट चिराग पासवान जो बिल्कुल कमलेश, कहीं ना कहीं मान मनोबल का दौर चला, लेकिन आखिरकार ये सीटों का जो बंटवारा है वो अब घोषणा हो गई है। दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो तय हो गया है और धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इस बार ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी, अगर सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे इस पूरे के पूरे चुनाव में और इस पूरे के पूरे सीट बंटवारे में देखना है, तो अब जेडीयू जो बड़ा भाई रहती थी विधानसभा चुनाव के अंदर और लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा भाई बीजेपी रहती थी, वो सिचुएशन अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसके क्या रिपरकेशंस होंगे इसे देखना और समझना पड़ेगा। लेकिन वंदना, अपने आप में बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस जेडीयू को हमेशा से बिहार की राजनीति में बड़ा भाई बनाते थे, अब वो बड़ा भाई नहीं रही है। यही अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है? मुझे इस बात की संभावना बेहद कम लगती है। लेकिन अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता था कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वो सिचुएशन तो नहीं बदलेगी। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक माइंड गेम जिसको कहा जाता है, जिसके आधार पर जेडीयू हमेशा नंबर 1 की पॉलिटिकल पार्टी रहती थी, बड़े भाई की भूमिका निभाती थी, वो माइंड गेम अब खत्म हो गया है। और यहाँ पर ये बताना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो पूरा सीट बंटवारा हुआ है, इसमें कुछ सीटें जेडीयू ने भी छोड़ी है, कुछ सीटें बीजेपी ने भी छोड़ी है, तभी वो 29 सीटों पर चिराग पासवान को एकोमोडेट कर पाए हैं। मेरी जहां तक जानकारी थी उसके हिसाब से 102 सीटों पर लड़ने वाली थी जेडीयू और 101 सीटों पर लड़ने वाली थी, 101 या 100 सीटों पर लड़ने वाली थी बीजेपी। लेकिन वो सिचुएशन टूटी है। यानी अब जेडीयू इस गठबंधन के अंदर बड़ा भाई नहीं है और बड़े भाई ना होने के अपने इम्प्लीकेशंस होंगे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। अब बीजेपी जेडीयू से बराबरी के हिसाब से बात करेगी और आने वाले समय में और क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन होते हैं इस हिसाब से वंदना इस पर सबकी नजर लगी होगी। बिल्कुल, नवीन उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो बंटवारा हुआ है? क्या कोई चीज गौर करने वाली है या कुछ ऐसा जो खटक रहा हो आपको? ठीक से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि बीजेपी और जनता दल यू इक्वल नंबर ऑफ सीट शेयर कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और ये जो आने वाले इलेक्शन के कैंपेन में भी ये प्ले आउट करेगा। आप देखिएगा जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं वो इसको हाईलाइट करते रहे कि नीतीश कुमार का हेल्थ जिस तरीके से खराब हुआ है वो दिखाई दे रहा है अब सीट के शेयरिंग में। और वो जो उन्होंने बैक सीट लिया है बीजेपी के
अगेंस्ट में, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के राजनीति के कैंपेन में। दूसरी बात यह है कि जो छोटे प्लेयर हैं, जो HM और RLM, इसको बीजेपी ने अपनी औकात बता दी है कि आप कहाँ हैं। ये जीतन राम मांझी 20-25 सीट की डिमांड कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा काफी सीट्स की डिमांड कर रहे थे, तो बीजेपी ने उनको बता दिया कि आपकी औकात क्या है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास देखिए कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे जो कुशवाहा लीडर हैं वो RJD में चले गए हैं। सबसे बड़ा नाम है संतोष कुशवाहा, उसके बाद काफी लीडर चले गए हैं। तो ऐसे भी उपेंद्र कुशवाहा का कोई पैन बिहार इम्पैक्ट कभी नहीं रहा है। ये 2-3% वोट स्विंग करा भी नहीं सकते हैं। और जीतन राम मांझी का मगध रेंज में गया, वो में कुछ क्षेत्र में प्रभाव है। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है और चिराग पासवान वो बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तो देखिए, अगर आप देखिए कुल मिलाकर तो बीजेपी का आज सीट शेयरिंग में काफी पलड़ा भारी है। और अगर एनडीए सत्ता में आ जाती है तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये आज के जिस तरीके से सीट का बंटवारा हुआ है वो एक ओपन क्वेश्चन रह जाता है आज के बाद। दीपक जी, जैसा यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जीतन राम मांझी को लेकर नवीन जी भी कि बता दिया उनको कि आप कहां पर टिकते हैं, आपका स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि जो मान्यता देने की बात वो पार्टी के लिए अपील कर रहे थे कि कम से कम 20 सीटें दे दीजिए, पार्टी को मान्यता मिल जाएगी। वहां पर सहमति बनी नहीं और 6 सीटें 20 से 6 पर आ गए। बिल्कुल 20 से 6 पर आ गया। और यहाँ पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है वंदना। जीतन राम मांझी के अकेले चुनाव लड़ लेते तो 1 या 2 सीटें भी जीत जाते, इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो तो बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी है। और आपको पता है पिछले चुनाव के अंदर उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीसरा मोर्चा बनाया था, उस तीसरे मोर्चे के साथ उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे। तो इसके हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है इसको भी नहीं एसेस किया जा सकता। जहां तक जीतन राम मांझी की बात है, जीतन राम मांझी की पहुंच सीमित है और चिराग पासवान की पहुंच बड़ी है। तो मैं नवीन जी की बात से बिल्कुल सेकंड करता हूं कि 101 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 29 सीटें जो चिराग पासवान की हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जहां तक बाकी सहयोगी दल है, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी नीतीश कुमार से समय समय पर नाराजगी रहती है। और जीतन राम मांझी जो बड़ा भाई होगा उसके साथ जाएंगे, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो इस हिसाब से सीट नंबर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे में अगर चाहेगी कि उनकी सरकार अगर बनती है, उनके पास 122 की संख्या हो जाती है, तो वो एक बड़ा परिवर्तन विधायक दल में नेता चुनवाते समय भी कर सकती है। करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ना तो जीतन राम मांझी के पास कोई ऑप्शन था, ना ही उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई ऑप्शन था। चिराग पासवान अड़े हुए थे और चिराग पासवान इस लड़ाई को 5 सीटों के कैलकुलेशन के हिसाब से ले गए थे। यानी उनका ये मानना था कि अगर मैंने 5 में से 5 सीटें जीती हैं तो इसका भी जो फल है वो मुझे मिलना चाहिए, इसके जो पॉजिटिव डिविडेंड्स हैं वो मुझे मिलना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे थे कि 5 सीटें उनके पास है। हर लोकसभा सीट में जो है हर लोकसभा सीट के हिसाब से उनको 8 सीटें दी जाए तो 8×5 40 होती है, जैसा कि कमलेश ने अभी बताया था। लेकिन बीजेपी और बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। फिर ऐसे में वो उपेंद्र कुशवाहा को क्या देते, जीतन राम मांझी को क्या देते और खुद क्या लड़ते, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में इस बात की सहमति थी कि दोनों 100 से ऊपर की सीटें लड़ेंगी। इसीलिए चिराग पासवान को 29 पे बनाया गया। 29 भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं सीटों में तो नहीं जा सकता, लेकिन चिराग पासवान की लगभग सभी बातें मेरे हिसाब से मान ली गई है। चिराग पासवान ने 29 सीटों का फिगर इस आधार पर दिया था कि जो आखिरी चुनाव हुआ था 2005 में उनकी पार्टी ने बेहद बेहतर प्रदर्शन किया था। 29 सीटें उन्होंने जीती थी। तब रामविलास पासवान किंग मेकर थे, लेकिन रामविलास पासवान की जिद के चलते लालू यादव की सरकार नहीं बन पाई थी। वहां पर एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद दूसरी बार चुनाव हुए और दूसरी बार चुनाव में जीत कर आए नीतीश कुमार। तो एक समय पे 29 सीटों का नंबर लोक जनशक्ति पार्टी के पास रह चुका है। चिराग पासवान उसी पर अड़े हुए थे और उससे 1 सीट भी कम लेना उन्होंने मंजूर नहीं किया। वंदना।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बीजेपी का दबदबा भी दिखाई देता है, जैसा कि आपने भी कहा कि जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें जरूर ये बात झलकती है। अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कोई अपडेट है आपको, आपके पास? बिल्कुल वंदना, एक अपडेट आ रही है अभी। लोजपा रामविलास के एक बड़े नेता जो अभी चिराग पासवान के साथ हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो जिन सीटों पर चिराग पासवान ने, दीपक जी सही कह रहे हैं, तमाम जो उनके जो दावे थे, उनकी जो मांग थी, वो लगभग पूरी कर दी गई है चिराग पासवान की। तो जिन सीटों पर दावा किया जाता, अभी जो दो मेरे पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी, तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो ये आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। अब भाई दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए। तो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जीतनराम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और जो सीटें दी गई हैं आला कमान ने जो भी तय किया है हम उससे संतुष्ट हैं। चिराग पासवान की सीटों को लेकर भी यहाँ सवाल किया गया, उस पर उन्होंने कहा कि किसी को क्यों कितना दिया गया है ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, इसे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 6 सीटें हमें स्वीकार हैं, जीतनराम मांझी की ओर से कहा गया। दीपक जी, ऐसे रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे आप? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि जब आपके पास विकल्प नहीं होते हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेचर आपका उस तरह का नहीं होता है जहां आप बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग कर सके, तो उस स्थिति के अंदर जीतनराम मांझी थे। जीतनराम मांझी 15 सीटों की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन जीतनराम मांझी को भी पता था कि 15 सीटें उनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगर 100-100 सीटों पर लड़ते हैं, जैसे इस बार वो 101 पर लड़ रहे हैं, तो 200 सीटें तो वैसे ही हो जाती हैं, और 243 की पूरी असेंबली है, तो मेरे ख्याल से 243 से ज्यादा सीटें तो नहीं बनाई जा सकती। तो जन्नत की हकीकत जीतनराम मांझी को भी पता थी, उपेंद्र कुशवाहा को भी पता थी। हाँ, चिराग पासवान ने जरूर हार्ड बार्गेनिंग करी। और जहां तक आपने कहा कि जीतनराम मांझी का ये रिएक्शन कैसा था, तो मुझे लगता है जीतनराम मांझी का रिएक्शन प्रॉपर था। उनको लोकसभा के अंदर भी एक सीट दी गई थी, उस एक सीट पर जो है उस एक सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब उन्हें 6 सीटें दी गई हैं, इन 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 50 भी उतार देते, 100 भी उतार देते, तो उनमें से किसी के जीत के आने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि जीतनराम मांझी का अपना वोट मेरे ख्याल से 2-2.25% के आसपास होता है, जो मुसहर जाति के लोग होते हैं उन लोगों का। इसके अलावा बाकी वोट बैंक जीतनराम मांझी अपने दल के साथ जोड़ पाते, इसकी संभावना न के बराबर थी, जिसके चलते उन्हें गठबंधन का दामन थामना था, और इसीलिए वो एनडीए में भी बने हुए हैं। एक पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। पहले उन्होंने ये धमकी जरूर दी थी कि अगर हमें हमारे मतलब की सीटें नहीं दी गई, यानी 15 सीटें नहीं दी गई, तो हम खुद इंडिपेंडेंट जो है 50 से 100 सीटें जहां पर हमारी जाति के वोट है वो उतार देंगे, और वोट काटने की धमकी उन्होंने एक तरीके से दी थी। पर उनको भी पता था कि उनकी ये धमकी काम नहीं आएगी, और फाइनली उनकी ये धमकी काम नहीं आई, और अंततः भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों के साथ समझौता कर दिया। जीतनराम मांझी इस बात से भी नाराज थे कि चिराग पासवान को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस बात से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इस संबंध में एक पूरा का पूरा ट्वीट लिख दिया था। इस बात से जीतनराम मांझी भी नाराज थे, जिसके बाद जीतनराम मांझी से विस्तार से जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चर्चा की थी। और इस चर्चा के बाद जो है इस चर्चा के बाद जीतनराम मांझी जितनी सीटें बीजेपी देने वाली थी उतनी सीटों पर मान गए थे। तो मुझे उनके इस पूरे बयान पर कोई आश्चर्य नहीं लगा। ये होना था, जीतनराम मांझी को भी पता था। 6 की जगह 8 मिल जाती, लेकिन हाँ 6 से कम बहुत असम्मानजनक हो जाता। तो एक लोकसभा सीट के लिहाज से उन्हें 6 सीटें दी गई हैं। ठीक इसी तरह
5 सीटों के हिसाब से 5-6 30 होती है। किसके लिए 5-6 30 होती है? चिराग पासवान के लिए उनको 29 सीटें दी गई है। तो आप मान के चलिए मोटा मोटी एक लोकसभा सीट के ऊपर 6 का आंकड़ा है, 6 विधानसभा सीटों का, और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बिल्कुल नवीन जी, कहीं ना कहीं लोकसभा में जब स्ट्राइक रेट 100% रहा चिराग पासवान का, क्या यही वजह थी कि जीत उनकी दर्ज बात करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? सर कैंडिडेट्स कब तक घोषणा होगी कि कौन? अब वो सब कुछ हो चुका है, अब बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन में, लेकिन आप लोगों ने तो कर दिया, लेकिन महागठबंधन अभी तक पेश। देखिए, महागठबंधन में दरअसल जो एक उहापोह की स्थिति है वो अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी, जो लेफ्ट की पार्टीज हैं, वीआईपी, सबके अपने अपने दावे हैं और जमीनी तौर पर महागठबंधन की जमीन सरक गई है। बावजूद इसके वहाँ सीटों के लिए जो मारामारी है उसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में और ज़्यादा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। 25 में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करता होंगे, नेतृत्व करता भी होंगे, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। हमको लगा कि आप लाइव पे बैठेंगे तो हम पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी, तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कोई शिकवा नहीं है। नवीन जी, क्या बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे थे जीतन राम मांझी? जैसे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई चिराग पासवान की ओर से, सभी शर्तें उनकी मान भी ली गई हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से जीतन राम मांझी के तमाम बयान आए, पोस्ट उन्होंने किए, क्या वो भी चाह रहे थे कि कोई प्रेशर काम कर जाएगा? ऐसी उम्मीद कर रहे थे? देखिए, जब भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जितने स्मॉल प्लेयर रहते हैं वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और जनरली जो बड़े पार्टियां रहती हैं इनको इग्नोर कर देती है। लेकिन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीतन राम मांझी के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा आने वाले दिनों में कि उपेंद्र कुशवाहा की जो जाति है कुशवाहा, वो काफी प्रॉस्परस एम्बिशियस कास्ट है वो, और जिस तरीके से 6 सीट उनका दिया गया है उनको, तो ये माना जाए कि उनका अपमान हुआ है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे कैंपेन करने के लिए। और ऐसी स्थिति में कि बहुत बड़े बड़े जो कास्ट लीडर है ऑलरेडी आरजेडी में चले गए हैं, तो जो उनका जिस तरीके से इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनको इग्नोर किया गया, वर्चुअली कहा कि वो काफी सीट्स डिमांड कर रहे थे, तो इसका आप देखिएगा वो उनके वोट मोबिलाइजेशन के जो सामर्थ्य है उसका उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा काफी। जीतन राम मांझी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पड़ेगा कि उनकी रीच काफी कम है, वो 10-15 सीट्स के आसपास से ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं प्रचार करने के बावजूद भी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का अगर 6 सीट पर कन्फाइन किया गया है तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके कैपेबिलिटी को लेकर। बिल्कुल नवीन जी, चिराग पासवान का भी रिएक्शन सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि सभी जो आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान हुआ है। बीजेपी को 101 सीट, जेडीयू को 101, एलजेपीआर को 29, आरएलएम को 6 और हमको भी 6। तो चिराग पासवान ने पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ। अमित, और भी रिएक्शंस आ रहे हैं क्या? नहीं, रिएक्शन है। अब जो बात हम लोग जीतन राम मांझी पे कर रहे थे, तो वंदना देखिए, शुरुआत ही जो बयान उनका है जीतन राम मांझी का, उस पर बहुत दर्द है। वो जो भारी मन से वो बोल रहे हैं कि पिछली बार भी 1 सीट मिल गया तो हम कहाँ नाराज हो गए थे क्या, अब इस बार भी 6 सीटें आला कमान ने तय की है। देखिए, जीतन राम मांझी भली बात है, शुरू से हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जहां अगर चिराग पासवान को तवज्जो दी गई
तो फिर जीतन राम मांझी अपना नखड़े दिखाएंगे। नखड़े खूब दिखाए गए, उन्होंने खूब ट्वीट करके 15 ग्राम और सबकी चर्चा की, लेकिन आला कमान ने तय कर लिया था कि जिसके पास जितनी वोट है, जितना प्रतिशत है, देखिए करीबन 5 से ज़्यादा प्रतिशत वोट जो है वो पासवान जाति का है। और बिहार में हम जब लंबे समय से कवर कर रहे हैं तो यादवों के बाद, मुसलमान के बाद, यादवों के बाद अगर सबसे एग्रेसिव वोटिंग होती है तो पासवान जाति की होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। शायद यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव भी हमेशा से रामविलास पासवान को अपने साथ रखना चाहते थे, क्योंकि पासवान वोट जो है वो जुड़ जाता है एमवाई के साथ। और चिराग पासवान को जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव भी बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे। मेरी कई बार ऐसे समय पे मैं मौजूद रहा हूँ जब चिराग पासवान को तेजस्वी यादव और संजय यादव फोन करते रहे, लेकिन चिराग पासवान, यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी भी समझती है कि पासवान का जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा जाति बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी उन्हें रिझाने की कोशिश की, वैसे ही दीपक जी कांग्रेस की ओर से भी कोशिश की जा रही थी कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, इसका फायदा उठाया जाए और वो हमारे साथ आ जाए। पवन खेड़ा ने तो कह दिया था कि आप खिड़की दरवाजे छोड़िए, रोशनदान भी खुला है उनके लिए। जी हाँ, इस तरह की कोशिश चुनाव के अंदर होती है, क्योंकि पासवान वोट, जैसा अमित कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, बिल्कुल एकजुट हो जाता है और रामविलास पासवान और उनके परिवार के पीछे खड़ा हो जाता है, जिसके चलते आपको एक एज मिल जाती है। तो जो सोशल कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आपको पता है बिहार के में जात के आधार पर वोट होता है, और यही जात के आधार पर वोट, जैसे माई इक्वेशन मुस्लिम और यादव का इक्वेशन आरजेडी के लिए है, महागठबंधन के लिए है, वैसे ही बाप का इक्वेशन जो है वो है एनडीए के लिए। इसमें हो गए ब्राह्मण, इसमें हो गए तमाम अगड़े, इसमें हो गए पासवान। इस इक्वेशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है। लेकिन वंदना, ये मत भूलिए कि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी वाले दूध के जले थे, इसीलिए छाछ भी फूक फूक कर पी रहे थे। पिछली बार चिराग पासवान को उन्होंने 6 लोकसभा सीटें उनकी थी, उस हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए, चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ लिया और चिराग पासवान की उस जिद के चलते एनडीए की सरकार जो है बहुत ही कम अंतर से बन पाई और जेडीयू जो है वो 43 सीटों तक सिमट गई। ये चिराग पासवान का ताकत था। तो चिराग पासवान जो है अपनी ताकत पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा चुके थे, इसीलिए दूध के जले थे, छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले। वो चिराग पासवान के मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। चिराग पासवान के साथ एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट वंदना ये है, अमित, कमलेश और नवीन भाई एग्री करेंगे कि चिराग पासवान दिन रात अपनी पार्टी के साथ मेहनत करते हैं। 243 सीटों में चिराग पासवान का कहीं ना कहीं एक एक कार्यकर्ता तो हर जगह मिल जाएगा, और यही चिराग पासवान का पावर था। इसी के चलते चिराग पासवान के इतने नखरों को भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार हुई, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार अपनी ताकत दिखा चुके थे। अगर चिराग पासवान ने पिछली बार अपनी ये ताकत नहीं दिखाई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा जैसा सलूक करती, लेकिन उनको पता था कि चिराग पासवान के पास अपना बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दीपक जी। अमित कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, अमित के पास चलते हैं सर, माफी के साथ। अमित, वंदना, दीपक जी की बात में थोड़ी सी हम जोड़ देते हैं। देखिए, चिराग पासवान की ये ताकत है, वाकई पासवान जाति में एक ताकत है जो वोट बैंक में। आज जब हम इस अभी जब पशुपति कुमार पारस की बैठक खत्म हुई थी, उसके पहले उस बैठक के बाहर से हम सब कुछ सुन रहे थे। अंदर में तमाम जिलाध्यक्ष ये कह रहे थे कि जब आपको आरजेडी में विलय के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो क्यों नहीं चाचा और भतीजा एक साथ हो जाए, क्यों नहीं चिराग पासवान की पार्टी में हम विलय कर ले। तो ये बात भी चर्चा हो रही थी। वहाँ सूरजभान सिंह थे, वहाँ पर पशुपति कुमार पारस थे। तो पशुपति कुमार पारस को भी अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से अलग होकर हमारी बड़ी हार हुई है, जमीन खिसक गई है और आज हालत ये हो गई है कि आरजेडी उन्हें ऑफर दे रहा है कि वो आप विलय कर लेकिन अमित, उन्हीं की वजह से जितने संघर्षों का सामना उनको करना पड़ा है, चिराग पासवान बार बार उसका जिक्र करते हैं। अभी पिता की पुण्यतिथि के मौके पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा वो लेकर चल रहे हैं उस पर वो आगे भी काम करने वाले और कहीं ना कहीं अपनी शर्तें मनवाने में कामयाबी हुई। इससे पर हम आगे भी आप लोगों से चर्चा करेंगे, आप सभी रहिएगा हमारे साथ। तो कुल मिलाकर एनडीए में जो सीट बंटवारा है वो हो चुका है।